हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल AEPMN एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो आपकी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जो कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में एज अ बाल विकास पढ़ रहे थे CDP। आपको मैं बताऊं तो शिक्षा की सारी परिभाषाएं इसमें मैंने इम्पोर्टेंट ली हैं। एक जगह आपको सारी परिभाषाएं इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी। आप लोग इनको नोट डाउन कर लें और प्लीज़ याद करने की कोशिश करें, क्योंकि इनसे 1 से 2 प्रश्न 100% एग्ज़ाम में आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर आप पेपर उठाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से क्लास को। पहले नंबर पे बात करें तो हम लोग बात करेंगे सुकरात के बारे में। अगर हम सुकरात की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। सुकरात ने एक परिभाषा दी कि शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें सेव होती हैं, उन चीज़ों को हम जब जोर डालते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे चेतन मन में आ जाती हैं। ठीक है, तो अचेतन मन से किसी चीज़ को प्रकाश डाल के चेतन मन में लाते हैं। जो इस प्रक्रिया को किसने बताया? सुकरात ने बताया। नीचे अर्थ भी लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ सार्वभौमिक विचार छिपे होते हैं। शिक्षा का काम होता है इन्हें उजागर करना। आपके अंदर वो चीज़ें हैं। मतलब इसी तरीके की एक डेफिनेशन हमारे स्वामी विवेकानंद जी देते हैं कि अंतर्निहित शक्तियों को प्रकाश में लाना ही शिक्षा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी डेफिनेशन आपको एक जैसी ही लगने वाली हैं। तो आपको जो मैं पॉइंट को हाईलाइटेड कर रहा हूँ, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है और इनको आपको स्पेशली समझना है। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें फ्रेंडसन की, फ्रेंडसन क्या बोलते हैं? फ्रेंडली रहना चाहिए समाज को मनुष्य के साथ। ऐसे याद रखो, फ्रेंडली रहना चाहिए समाज को, जो व्यक्ति होता है उसे समाज के साथ में। इन्होंने बोला कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। आप ऐसे याद रखो कि व्यक्ति और समाज को एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, तभी तो दोनों का कल्याण होगा। तो आप इसे याद कर सकते हो कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। यहाँ लिखा है शिक्षा सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं बल्कि समाज को भी बेहतर बनाने का कार्य करती है। आपको पता है, जब शिक्षित समाज होगा, शिक्षित व्यक्ति होंगे, तभी शिक्षित समाज की स्थापना हो सकती है। तीसरे नंबर डेफिनेशन की बात करें तो अरस्तु के हिसाब से क्या है? अरस्तु ये बोलते हैं कि मानसिक रूप से जो शक्ति है विशेष रूप से इंसान के अंदर, वो सिर्फ कौन सी है? सत्य, शिव और सुंदर को प्राप्त करना। इन्होंने बोला कि शिक्षा व्यक्ति की मानसिक शक्ति का विशेष रूप से विकास करती है। यानी शिक्षा एक तरीके से सिर्फ ये बोला है इन्होंने कि शिक्षा जो है वो मानसिक शक्ति का विशेष रूप से विकास करेगी, या सिर्फ बोल दो विकास करेगी। विशेष रूप आपको शायद डेफिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, जिससे वह यहाँ से बस देखो परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद प्राप्त कर सके। यानी सत्यम शिवम सुंदरम आप तभी समझ सकते हैं, यानी सत्य, अच्छाई और सुंदरता के बारे में आप तभी उसका आनंद ले पाएंगे जब आपके अंदर एजुकेशन होगी। तभी तो आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है और अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। ये सारी चीज़ें आपको कब दिखेंगी? आप उनको एंजॉय कब कर पाओगे? जब आपके पास नॉलेज होगा उनको रिकग्नाइज करने का, पहचानने का। ठीक है, ये बात इन्होंने बोली। अरस्तु ने बोला कि शिक्षा व्यक्ति के मानसिक विकास करती है, मानसिक शक्ति का, और ये परम सत्य, शिव और सुंदर एवं चिंतन का आनंद प्राप्त करने में उसकी मदद करती है। आप इसे अपने भाषा में थोड़ा सा समझ सकते हो। महात्मा गांधी की बात अगर हम करें तो महात्मा गांधी ने आत्मा पर जोर दिया है। इन्होंने बोला शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक या फिर मनुष्य के शरीर, आत्मा एवं मन का सर्वांगीण विकास करती है। या यहीं पर आपको एक वर्ड और मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं दिया है, उसमें लिखा है कि उत्कृष्ट विकास करती है। ठीक है, तो ये उत्कृष्ट विकास वाला भी महात्मा गांधी का ही है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दोनों ही महात्मा गांधी के हैं। याद रहेगा आपको ये बात, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। नीचे अर्थ लिखा है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ बौद्धिक विकास से नहीं है। वो चाहते हैं कि व्यक्ति का शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, उसका आध्यात्मिक विकास भी हो। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण विकास का निर्माण करना है। इसका मतलब सर्वांगीण विकास से है। जो ये वर्ड दिया गया है सर्वांगीण विकास, इसको मैंने डबल ट्रिपल हाईलाइटेड कर दिया है। पूरा सर्वांगीण विकास की बात कौन करता है? महात्मा गांधी। और महात्मा में आत्मा आपको दिखेगा तो इन्होंने आत्मा वाला जो डेफिनेशन है वो महात्मा गांधी का है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो अगर आपको MCQ में ये क्वेश्चन मिल जाए।
भैया अगला प्रश्न देखो, विष्णु पुराण के हिसाब से शिक्षा को क्या बोला गया है। विष्णु पुराण में लिखा है कि सा विद्या या विमुक्त है। इन्होंने ये बोला सा विद्या या विमुक्त है, इसका मतलब हो गया कि शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य है वो विमुक्त होना यानी मोक्ष को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि शिक्षा का विष्णु पुराण के अनुसार अर्थ क्या होता है, अंतिम लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त करना था पहले। अब अगर पूछा जाए आधुनिक अर्थ शिक्षा का क्या है, तो आप बोलोगे इस समय एक ही अर्थ है, इस समय भैया एक ही अर्थ है शिक्षा का, वो है अर्थ को प्राप्त करना। क्या करना भैया, अर्थ को प्राप्त करना, मतलब पैसा, ठीक है। अर्थ को प्राप्त करना इसका आधुनिक है अर्थ। और जो हमारा पहले प्राचीन अर्थ थे वो क्या थे कि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है या मोक्ष प्राप्त करना है वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीज़ें होती थी, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ लिखा बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर जाना। शिक्षा का, अब इसमें देखो व्यक्ति शिक्षा जब प्राप्त करता है तो वो क्या करता है, बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान यानी अध्यात्म की तरफ चले जाना, ठीक है। आत्मज्ञान आपको अध्यात्म से ही प्राप्त होगा। रेमंड को मैंने कैसे याद किया, मैं आपको बता दूं, रेमंड का पैंट या शर्ट आता है, आपने देखा है, और वो छोटे बच्चे नहीं पहनते हैं, एक मैच्योर बच्चे पहनते हैं जो कि आपके किशोरावस्था में हो या फिर उससे ऊपर प्रौढ़ावस्था में हो। तो हमने इसमें ये समझाया कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जो मनुष्य बचपन से लेकर प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। यानी रेमंड का कपड़ा अगर आपको पहनना है तो बचपन से किधर जाना पड़ेगा, आपको प्रौढ़ता की ओर जाना पड़ेगा। तो इसे सिर्फ याद करने का एक ये मेथड है, छोटा सा ट्रिक है, इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। महात्मा में आप आत्मा को ध्यान से देख सकते हैं। विवेकानंद में विवेक का आनंद आपको तभी मिलेगा जब आप अंतर्निहित शक्तियों को जान पाएंगे, अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को पहचान पाएंगे। तो अपने विवेक को पहचानना ही विवेकानंद का कथन है, ध्यान से देखिएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित, मतलब उसके अंदर जो शक्तियाँ हैं, अंतर्निहित शक्तियाँ, जो पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अंतर्निहित शक्तियों की पूर्णता जो है उसे अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। बड़े ही सरल भाषा में आपको बताऊं, इनकी एक जो डेफिनेशन है सरल भाषा में वो क्या है। इन्होंने बोला कि मनुष्य की अंतर्निहित, इसके बाद यहाँ लिखोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे शक्तियों को प्रकाश में लाना। प्रकाश में लाना ही शिक्षा है। ये बात किसकी है, आप बोलोगे भैया ये बात स्वामी विवेकानंद जी की है। बड़े सरल तरीके से याद रहेगी। विवेकानंद के अनुसार है कि हर व्यक्ति कुछ विशेष गुण और क्षमताओं उसके अंदर जो हैं वो होती हैं। जैसे हनुमान जी के अंदर क्षमता थी, उनको याद दिलाया गया था। इसी तरीके शिक्षा का काम इन गुणों और क्षमताओं को बाहर लाना है, ठीक है। बाहर की ओर विकसित होना ही शिक्षा है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एजुकेशन जब हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो ये बनता है हमारे लैटिन भाषा के एक शब्द है एडुकेयर से। आपने एडुकेटम भी पढ़ा होगा, लेकिन हम लोगों में एडुकेयर है, और जो कि बनता है एडुशियर से। तो यहाँ पे एक का अर्थ होता है बाहर की ओर, और ड्यूशियर का अर्थ होता है विकसित करना या अग्रसित करना। तो बाहर की ओर को अंदर से बाहर की ओर क्या करता है, हमारे विकास को अग्रसित करता है। ये चीज़ होती है एजुकेशन के अंदर, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। चलो अगली डेफिनेशन की तरफ देखते हैं क्या दी गई है। अगली परिभाषा दे रखी है टीपी नन के अनुसार। इसे कैसे याद रख सकते हैं, कोई बता सकता है क्या? इसे याद रखने का तरीका क्या है? इन्होंने सीधे सीधे बोला है कि कोई व्यक्ति है और उसकी जो योग्यताएं उसके अंदर हैं पहले से, पर वो नहीं जान पा रहा है, पर मानव जीवन में जो उसके उन्हीं योग्यताओं का योगदान होता है। समझ पा रहे हो क्या? मतलब जैसे आपके अंदर कोई योग्यता है और आपके जीवन में उन योग्यताओं से कोई फ़ायदा आपको हो रहा है या उन योग्यताओं का प्रयोग आप अपने रियल जीवन में भी कर पा रहे हैं, तो वही बोला इन्होंने कि वही शिक्षा है, ठीक है। ये बोलते हैं कि शिक्षा का व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, यानी आपके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है, जिससे कि वह अपनी पूर्व योग्यता के अनुसार मानव जीवन में मौलिक योगदान कर सके। जो मानव का जीवन है उसमें योगदान किससे कर सके, अपनी पूर्व योग्यता का, जो उसके पास पहले की योग्यताएं हैं, एबिलिटीज़ हैं, ओके। तो ऐसे आप इसे याद रखेंगे।
अगला देखिएगा भैया क्या दे रखा, पेस्टालॉजी के हिसाब से हम लोग देख लेंगे पेस्टालॉजी ने क्या कहा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये महात्मा गांधी वाला महात्मा गांधी वाला और एक विवेकानंद वाला, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो पेस्टालॉजी ने इन दोनों की मिलती जुलती बात कही। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि शिक्षा की परिभाषा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का, अब जैसे आंतरिक शक्तियाँ देखिए, अंतर्निहित शक्तियाँ, आंतरिक शक्तियाँ, अंदर वाली शक्तियाँ, जो हम लोगों की छिपी शक्तियाँ, ये सारी बातें विवेकानंद के हिसाब से उन्हीं को तो उत्कृष्ट करना, उन्हीं को प्रकाश में लाना ही तो उन्होंने बोला कि शिक्षा है। तो अंतर्निहित शक्तियाँ आ गई, तो ये स्वामी विवेकानंद का भी एक बार रिपीट हो गया कि अंतर्निहित शक्तियों को प्रकाश में लाना ही शिक्षा है। किसने बोला? विवेकानंद ने। का स्वाभाविक और सर्वांगीण, अब सर्वांगीण वर्ग जैसे देखा मैं समझ गया ये महात्मा गांधी की बात हो रही। महात्मा गांधी ने भी सभी तरीके का पूर्ण विकास बताया, सर्वांगीण विकास, आत्मा का, शारीरिक, मानसिक और प्रगतिशील विकास के रूप में दी है। अब इन्होंने बोला है कि शिक्षा जो है वो एक्चुअल में क्या है, वो बोलते हैं कि मनुष्य की जो आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास, जो हम लोगों की अंतर्निहित शक्तियां हैं, सिर्फ उन्हें प्रकाश में लाने की बात कही जाए तो विवेकानंद ने कहा, और उन्हीं को उनका स्वाभाविक विकास करना, उनका सर्वांगीण विकास करना आंतरिक शक्तियों का, और उनका प्रगतिशील विकास करना, ये तीन वर्ड आप देख लीजिए तो ये पेस्टालॉजी की डेफिनेशन है। बड़े बेहतरीन तरीके से आपको ये याद हो गई होगी। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर डेफिनेशन। 10वें नंबर डेफिनेशन की बात करें तो फ्रॉबेल के अनुसार है। फ्रॉबेल क्या बोलते हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं। ये बोलते हैं कि बच्चे को किसी लक्ष्य की ओर जाने के लिए प्रेरित करने वाली जो पावर है वही शिक्षा है। इनके हिसाब से ये है शिक्षा का कार्य। इन्होंने बोला कि प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायता प्रदान करना है। ये बोलते हैं कि जैसे आपका जो नेचुरल विकास हो रहा है वही शिक्षा है जो आपको अपने टारगेट की ओर, अपने गोल की ओर जाने के लिए क्या कर रही है, आपको जो है हेल्प आपकी कर रही है, वो शिक्षा है। ये बोलते हैं कि शिक्षा का कार्य है प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर जाने में सहायता प्रदान करना। नेचुरल विकास ही आपका हो रहा है, नेचुरल डेवलपमेंट ही हो रहा है, पर आपको अपने गोल की ओर जो पुश कर रहा है या गोल की ओर जाने में आपको जो हेल्प कर रहा है वही शिक्षा है। तो याद रखिएगा फ्रॉबेल की इंपॉर्टेंट है। अगले नंबर पे देखिए महात्मा गांधी का आ गया। महात्मा गांधी का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वहाँ पे सर्वांगीण के साथ उत्कृष्ट वर्ड यूज नहीं हुआ था। कहीं कहीं उत्कृष्ट वर्ड यूज करके देते हैं तो वो क्या होता है, सेम डेफिनेशन ही है कि बालक या मनुष्य के शारीरिक विकास, मस्तिष्क का विकास और उसकी आत्मा का उत्कृष्ट विकास ही शिक्षा है। और इस उत्कृष्ट का अर्थ सर्वांगीण से ही है मेरे भाई, तो याद रखना इस उत्कृष्ट का मतलब ही है सर्वांगीण। ठीक है, इस बात को याद रखना, यानी संपूर्णता का विकास, पूरे तरीके से विकास, ठीक, कुछ भी ना छोड़ा जाए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर डम्बिल के हिसाब से। डम्बिल ने वही चीज़ बोली जो आपने बहुत पहले भेज, हम लोगों ने बाल्यावस्था पढ़ी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको उस समय का याद होगा कि हम लोगों ने क्रो एंड क्रो के हिसाब से एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि गर्भावस्था से लेकर के और हमारी जो है किशोरावस्था तक जितना भी विकास होता था वो पूरा बाल्य विकास के अंतर्गत आता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बस हम स्टार्ट तो हमारी गर्भावस्था से हो रही, जन्म से हो रही, लेकिन मृत्यु तक चलेगी, वो पूरी शिक्षा है। यानी उन्होंने बोला जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को जो भी कारक प्रभावित करते हैं वो सारे शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा के व्यापक रूप का अर्थ बताया इन्होंने। व्यापक रूप कौन सी शिक्षा होती है? व्यापक शिक्षा का संबंध उस शिक्षा से है जो हम लोग किसी से भी सीख लेते हैं, कहीं पर भी सीख लेते हैं, देख कर सीख लेते हैं, कोई हमें समझा दे सीख लेते हैं। और संकुचित शिक्षा का अर्थ है जो हम लोग एक निश्चित समय में निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित चार दीवारी या किसी सीमित क्षेत्र में प्राप्त करते हैं। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों आपको पता होनी चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा का एक रूप होता है और जो संकुचित शिक्षा है वो औपचारिक शिक्षा का एक रूप है। प्रोफेसर डम्बिल के अनुसार क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। ये बोलते हैं कि शिक्षा केवल स्कूल या कॉलेज की चार दीवारी में सीमित नहीं है, जबकि जो चार दीवारी में सीमित है वो कौन सी है? वो संकुचित शिक्षा है, जो स्कूल या कॉलेज या महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक चार दीवारी के अंदर एक सीमित पाठ्यक्रम आपको सिखाती है। जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित बातें हैं सिर्फ वो ही आपको बताती है, तो वो सारी हमारी आ जाती है संकुचित शिक्षा के अंतर्गत। ये हमारी है व्यापक शिक्षा।
यहाँ पढ़ेंगे ये हमारे जीवन में एक अभिन्न अंग है, ये हमारे जन्म के साथ शुरू होती है, मतलब जन्म से जो भी हमने सीखना स्टार्ट किया होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। हमारे आसपास हर चीज़, हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव, हर किताब, हर फिल्म, हर बातचीत, हर एक एक्टिविटी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है। और ये सब कुछ ही क्या है भैया? शिक्षा है, जो सभी हमारे व्यक्तित्व को ढालते हैं। आपको आई होप बहुत ही अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। शिक्षा डम्बिल के हिसाब से क्या है? प्रोफेसर डम्बिल के हिसाब से ये है कि शिक्षा आपकी जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो जो जो भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है वो सभी प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। एक डेफिनेशन शायद और बची है अरस्तु के अनुसार। ये इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला है मेरे भाई, अरस्तु ने ये बात कही है। अरस्तु ने कहा कि शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। पाश्विक प्रवृत्तियाँ वह प्रवृत्तियाँ होती हैं जो जानवरों की प्रवृत्तियाँ होती हैं, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि असंगत प्रवृत्तियाँ हैं, ठीक है, जो नहीं होनी चाहिए। असंगत प्रवृत्तियाँ या जानवर टाइप की प्रवृत्तियाँ नहीं, जो हरकतें कुछ ऐसी होती हैं जो जानवर करते हैं और हम लोग भी करते हैं। अब समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, हाँ, लड़ाई झगड़ा या फिर इस तरीके को कुछ गलत कुतक्रम करना। अब देखिएगा, इन्होंने बोला है कि पाश्विक प्रवृत्तियों के बारे में कहा, इसका मतलब होता है मनुष्य के अंदर ऐसी प्रवृत्तियाँ जो उसे जानवर के समान बना देती हैं। नहीं बोलते हो तुम तो एकदम जानवर बन गए हो, ऐसा बोला जाता है ना। जैसे क्रोध आना बहुत ज़्यादा, लोभ होना, ईर्ष्या होना, ठीक है, किसी की हत्या कर देना किसी कार्य के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जानवर की प्रवृत्तियां हैं, पाश्विक प्रवृत्तियां। तो शिक्षा अगर है आदमी को तो वो इन्हें पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊपर उठाती है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो हिंदू मुस्लिम या फिर इस तरीके के जो ये विवाद चलते हैं, तो इनमें से जो लोग शिक्षित होते हैं आपने देखा होगा वो कभी ऐसे धर्म पे लड़ते हुए आपने उन्हें नहीं देखा होगा। अब आप बोलेंगे हमारे राजनेता लड़ते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि उनमें से बहुत कम लोग ही बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं। आपको पता है वो कितना शिक्षित हैं और किस तरीके का उनका जो है, इस तरीके से उन्हें लड़ने में मज़ा आती है। उनका अपना एक बोर्ड बैंकिंग का गेम होता है, तो वो उनका अपना एक मैटर है, ठीक है। आपको देखना, फिर वो ऊंचा उठाने का मतलब क्या है कि हमें पाश्विक प्रवृत्तियों से उठकर एक सभ्य समाज, सभ्य नैतिकता प्राप्त करनी है। सभ्य बनना है, नैतिक बनना है, जानवर की प्रवृत्तियों से ऊपर उठना है। ऐसी प्रवृत्तियाँ जो जानवर करते हैं उनसे ऊपर उठना है और एक सभ्य और नैतिक समाज की स्थापना करनी है। अब जैसे मैं आपको पूछूं, आपसे इतना कुछ हमने पढ़ा, अगर पूछा जाए कि मनुष्य और समाज इन दोनों का कल्याण वाली बात किसने कही? एक बात हो गई, पहला वाला एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि मनुष्य और समाज दोनों का विकास किसने बोला? फ्रेंडसन ने बोला। मनुष्य और समाज को फ्रेंडली रहना चाहिए, ट्रिक मैंने आपको बताई याद करने की। आत्मा उत्कृष्ट वाली बात किसने कही? आप कहोगे महात्मा गांधी ने कही। अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट करने वाली बात किसने कही? आप बोलोगे स्वामी विवेकानंद ने कही। अगर मैं आपसे ये पूछूँ जो है कि बता दो जरा, बचपन से प्रौढ़ता की ओर अग्रसित करने के लिए जो कारक काम करता है वो शिक्षा है, ये बात किसने कही? आप बोलोगे ये बात रेमंड ने कही। मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा कि जो है, और कौन से हम लोगों ने पढ़ी? बहुत सारी पढ़ रखी है हम लोगों ने तो। अच्छा, मैंने आपको शायद इसमें एक नहीं बताई है, प्लेटो के अनुसार हम लोगों ने नहीं पढ़ी आई थिंक। मैं आपको प्लेटो के अनुसार यहाँ पर बता देता हूँ, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू प्लेटो कहते हैं कि किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास जो है वो शिक्षा है। याद रखिएगा, किसी व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास करना ही क्या बोला जाता है मेरे भाई? आप बोलोगे शिक्षा बोला जाता है। क्या आप इसे याद रखोगे? एक बार बता दो जरा जल्दी से। क्या आपको ये चीज़ याद रहेगी? हाँ या ना? फिर आप बोलोगे भैया अरस्तु की आपने एक और डेफिनेशन पढ़ी होगी। बिल्कुल पढ़ी होगी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अरस्तु की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो पूछी जाती है। अरस्तु ने एक बात और बोली है। अरस्तु बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर के अंदर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है।
तो ये भी आपको याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट है और ये एक इम्पॉर्टेंट है। प्लेटो ने क्या बोला, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अरस्तु ने क्या बोला, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने आपको एक और नहीं बताई है जो सबसे सरल है। अगर आपको कोई लिखने के लिए आ जाए तो मेरा हिसाब ये रहेगा कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप कोई एक मनोवैज्ञानिक के हिसाब से डेफिनेशन बता दो, तो मेरा फर्स्ट चॉइस मेरी होगी मेरे भाई कमेनियस। भैया शॉर्टेस्ट डेफिनेशन दी है इस आदमी ने, शॉर्टेस्ट डेफिनेशन, बिल्कुल सरल डेफिनेशन। ये बोलते हैं कि एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ होल मैन। ये बोलते हैं कि शिक्षा जो है व्यक्ति का पूर्ण विकास है। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। ठीक है, ये हो गई आपकी कमेनियस के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से आपको सारी ही समझ में आ गई हैं। कमेनियस बोलते हैं शिक्षा व्यक्ति का संपूर्ण विकास है, पूर्ण विकास है, सर्वांगीण विकास है। सारी की सारी डेफिनेशन किसके अंतर्गत आ जाएंगी, कमेनियस के अंतर्गत। प्रोफेसर डम्बिल क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी चलेगा आपको प्रभावित करने वाले कारक वो सारे शिक्षा होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, गांधी जी बोलते हैं बालक के मस्तिष्क, शरीर और आत्मा का उत्कृष्ट विकास ही शिक्षा है। फॉरवेल बोलते हैं प्राकृतिक विकास के लक्ष्य को और जाने के लिए आपको जो प्रेरित करेगा वो शिक्षा है। पेस्टालॉजी, ये दो लोगों को जोड़ देते हैं। पेस्टालॉजी किसको किसको, विवेकानंद को और जो है आपके महात्मा गांधी के हिसाब से। बोलते हैं कि आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक हो जाए या फिर सर्वांगीण पूछा जाए, प्रगतिशील विकास पूछा जाए, तो ये सारी की सारी शिक्षा के अंतर्गत होगा। टीपी नन के हिसाब से क्या है, बोलते हैं कि आपने जो भी योग्यताएं पहले प्राप्त कर रखी हैं उनका जो मौलिक जीवन में आप सहयोग करेंगे, मौलिक जीवन में उनका जो योगदान होगा वो शिक्षा है। इनके लिए अंतर्निहित व्यक्तियों को अभिव्यक्त करना या प्रकट करना, विवेकानंद का। रेमंड के हिसाब से बचपन से लेकर प्रौढ़ता की ओर। विष्णु पुराण बोलते हैं कि इसका जो अर्थ होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होता है। महात्मा गांधी के हिसाब से बोला गया बालक मनुष्य के शरीर में आत्मा का सर्वांगीण विकास, वही उत्कृष्ट या सर्वांगीण विकास। अरस्तु बोलते हैं शिक्षा मानसिक मानसिक शक्ति है उसको ये विकास करना कि वो परम सत्य शिवम सुंदरम चिंतन का आनंद प्राप्त कर सके, वो पहचान सके। फ्रेंडसन के हिसाब से व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण है। और मेरे भाई सुकरात के हिसाब से मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान सर्वज्ञान सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना ही शिक्षा है। तो आई होप आपको इस क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। 20 मिनट की क्लास में आपको बहुत ही बेस्ट कंटेंट मिला है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आपको कितना एन्जॉयमेंट आपने किया, आपको कितना मज़ा आया, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपके लिए कोशिश की सारी एक जगह पे अरेंज करने के लिए, पीपीटी बनाने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, बहुत एक अच्छा खासा टाइम लगता है। तो आप इसलिए वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। आपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्लास पसंद आई या नहीं, अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, मैं आपको सारी चीज़ें इसमें समझा दूंगा बेस्ट तरीके से। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। बाय बाय।